प्यारे बच्चों, आप सभी के स्वागत है यूट्यूब चैनल पर साइंस स्मार्ट क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों के लिए। प्यारे बच्चों, आप बहुत अभी सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि बेहतर के लिए तैयारी, अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप लोग बहुत तैयारी कर रहे होंगे। तो फाइनली एग्जाम में आप लोग के अच्छा रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो आप लोग अच्छा, तो आज हम इस वीडियो में आप लोग के मिलने वाला है क्लास 10 का लिए फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 है मानव नेत्र। मानव नेत्र के लेकर है तीसरा चैप्टर नाम है। तो क्लास का फिजिक्स में से क्लास 10 का चैप्टर नंबर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मानव नेत्र। मानव नेत्र में क्या क्या पढ़ना है कि वर्णमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, इसके बारे में पढ़ना है। तो वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे। तो फाइनली एग्जाम में आज हम बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, लेकिन फाइनल एग्जाम में मानव नेत्र पढ़ने वाले हैं। यहाँ इस वीडियो में आप लोगों की बहुत टेंशन, और इस चैप्टर को आज खत्म करने वाले हैं। आज मानव नेत्र पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, क्योंकि आज जितने भी है मानव चैप्टर के जितने हैं सिलेबस पूरा खत्म करें। मानी एक चैप्टर आज खत्म करने वाला है, मानव नेत्र एक चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। आप लोग अच्छा से वीडियो अच्छा से देखिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इंपोर्टेंट प्रश्न कराने वाले हैं। और फाइनली एग्जाम में आप लोग परीक्षा यहीं से पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन आइए प्रश्न शुरू करते हैं। आप लोग अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से देखिए हम आप लोग को बताया जाता है। फाइनली एग्जाम में आप लोग के VVI यहीं से आप लोग की परीक्षा पूछी जाती है, हम यहीं से प्रश्न आते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आप लोग यहीं से प्रश्न लाना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना दोस्तों, तभी मजा आएगा। आप लोग के लिए तीसरा चैप्टर लेकर है दोस्तों मानव नेत्र के लिए, क्योंकि मानव नेत्र में से कम से कम 8, 9 से 10 नंबर आप लोग प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से चैनल को सब्सक्राइब करना प्यारे बच्चों। चलते हैं। तीसरा का चैप्टर नाम है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन या वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ने। पहले सुनिए कि मानव नेत्र किसको करें। मानव, जैसे मानव में होता है आदमी, मानव में होता है आदमी, और नेत्र में होता है आँख। याद रखना प्यारे बच्चों, क्योंकि मानव में होता है आदमी, नेत्र होता है कि मनुष्य का आँख क्या है, मनुष्य की आँख क्या है, उसी के बारे में समझना है कि मानव नेत्र किसको कहते हैं। मानव नेत्र किसको, मानव नेत्र या आँख एक अद्भुत प्रकृति प्रदान प्रकाशी यंत्र है। प्रकाशी क्या यंत्र है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे दिखाई दे रहा फिगर। देखिए मानव नेत्र का फिगर अच्छे से समझेंगे प्यारे बच्चों। अच्छा से समझना कि लेंस कहाँ था, कचाप डरब कहाँ था, आरिस कहाँ था, पुतरी कहाँ था, कारियाँ कहाँ था, जलीय डरब कहाँ था है, या दृष्टि पटल कहाँ था, रेटिना कहाँ था, सफेद पटल कहाँ था, करोटी इसका प्रकाश सेंटर, नेत्र गोला किसे कहते हैं, सभी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। अगर वीडियो पसंद आए होंगे तो जरूर सबसे सपोर्ट करना। आप लोग बहुत प्यारा सा ट्यूशन निकाया है प्यारे बच्चों, बहुत बिल्कुल भी आसानी से यहाँ पे सिलेबस को करने के लिए आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर करने के लिए आप लोग के लिए दिया जा रहा है। चलिए देखिए पे पार गौर से समझिएगा। यहाँ पर ये मानव नेत्र है जो दिखाई दे रहा है, ये मानव नेत्र है। जो पुत्री जो आरिस होता है, आरिस जो सुकड़ने फनाने के काम करता है, जो सुकुड़ता है या फलता है, उस आरिस को कहा जाता है। जैसे आरिस में अंदर आता है नेत्र लेंस, मानी मानव नेत्र, मानव आंख में कौन सा लेंस लगाया जाता है, उल्टा लेंस का प्रयोग किया जाता है। और मानव आंख में कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो उल्टा लेंस का प्रयोग किया जाता है। बीच में अगर ये बीच का भाग होता है कचाप द्रव। सभी के बारे में परिभाषा समझेंगे कि पुतली किसको कहते हैं, जलीय द्रव किसको कहेंगे, सफेद पटल किसको कहेंगे, रेटिना किसे कहेंगे, रेटिना को दृष्टि पटल कहते हैं, नेत्र गोला किसको कहते हैं, सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए प्यारे, इस फिगर को गौर से समझिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा है। देखिए समझेगा। देखिए कि क्रिस्टल लेंस भी कहाँ पाए जाते हैं। ये क्रिस्टल लेंस कहाँ था, आँख के जो पुतली होती है, ये क्रिस्टल लेंस कहाँ था। नेत्रगण होता है, आँख के पलट होती है। कार्निया होता है, जो बाहरी वाला सट्टा होता है, फलक होती है, वो कार्निया होती है। वो आँख के जो अंदर तीसरी भाग होती है, वो तीसरी रेटिना होती है, रात होती है, रात पटन, अध्ययन केतन, इसका के बारे में पढ़ना है। इसका पहले हम समझेंगे बनावट क्या है, इसका बनावट पढ़ेंगे इस तरीके से। देखिए आज बनावट के बारे में पढ़ेंगे। मानव नेत्र का सजावट क्या था, इसका बनावट क्या था। मानव नेत्र या आँख लगभग गोलिया होता है। आँखों के गोलिये को नेत्र गोला कहते हैं, ठीक ना। अब नेत्र गोला की बाहरी परत को सफेद मोटे अपारदर्शी चमड़ी होती है, उससे बोलते हैं सफेद पटल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सफेद पटल बोलते हैं। मानी नेत्र गोला की सबसे बड़ी परत सफेद मोटे अपारदर्शी चमड़ी की होती है, जिसे सफेद पटल कहते हैं। सफेद पटल का अगला कुछ उभरा हुआ भाग पारदर्शी होते हैं, जिसे कर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं पहले दोस्तों, कर्निया कहते हैं। लेकिन अब आगे कार्यन किस में, सफेद पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है, जिसे कार्यन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए। यह परत आगे आकार 2 परत में विभक्त हो जाती है। आगे वाली पारदर्शी परत सुकड़ने फैरने वाली डायाफ्राम के रूप में रहती है, उसे आरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आरिस कहते हैं। आरिस का याद रखना प्यारे बच्चों कि आरिस का रंग कैसा होता है, तो काला होता है, रीना होता है, नीला या भूरा हो सकता है। आरिस का रंग होता है काला, रीना, नीला या भूरा हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए नेत्र लेंस के बारे में कहेंगे कि नेत्र लेंस किसको कहेंगे। पुतली के ठीक पिछली नेत्र लेंस होता है, जो पारदर्शी मुलायम पदार्थ का बना होता है, उसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस उसी को कहते हैं जो पुतली के ठीक पिछले नेत्र लेंस होता है, जो
पारदर्शी मुलायम का पदार्थ का बना होता है, उसी को लेंस लेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप समझेंगे रेटिना। रेटिना या दृष्टि पटल को कहा जाता है। रेटिना को क्या कहा जाता है? दृष्टि पटल के नाम से पुकारे जाते हैं। अब दृष्टि पटल की आविष्कार के बारे में जानेंगे। नेत्रगोला की सबसे बाहरी भित्ति सूचगाही परत को दृष्टि पटल कहते हैं या रेटिना कहते हैं। नेत्रगोला की बाहरी सबसे भित्ति सूचगाही परत को दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब बनने के कारण हम किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। आज समझिए जो जलीय द्रव किसको कहते हैं? कॉर्निया और नेट लेंस के बीच का भाग को जलीय द्रव कहते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत आसान परिभाषा यहाँ से आपको याद कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं आप, नोट पॉइंट कैसे हैं। प्यारे बच्चों, आप जितने भी हम करवा रहे हैं, पहला चैप्टर पूरा खत्म समाप्त करने वाले हैं पूरा, आप नोट्स बना सकते हैं। इसको अच्छे से याद करिए, आप लोग अच्छा नंबर, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, 400 नंबर आप ला सकते हैं प्रॉपर। खचाव द्रव किसको कहेंगे? लेंस और रेटिना के बीच का भाग खचाव द्रव होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे हम सब इसका कार्य क्या होगा इसका बारे में समझिए। जो आँख है हमारे, जो आँख में क्या क्या काम करता है उसके बारे में बताने वाले हैं। क्योंकि हम जो आँखों को हम दुनिया देख सकते हैं, पहले बच्चों हम आँखों को से देखकर पूरा दुनिया चीज हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि हमसे आँखों द्वारा हम क्या क्या चीज कर सकते हैं। क्योंकि बहुत चीज आँखों द्वारा से बहुत चीज वैज्ञानिक बन सकते हैं, बहुत चीज अनुभव हम लगा सकते हैं कि धरती पर क्या क्या चीज हो सकता है। चलिए उसके बारे में हम समझेंगे। यहाँ पे प्यारे बच्चों, नेट रे देखने का काज करती है, जो आंख होती है उसे देखने की काम करती है। इसका या एक फोटो कैमरा की तरह काज करती है। जो आंख है वो आंख एक फोटो के कैमरा की तरह होती है। जो आंख होती है वो फोटो के कैमरा की तरह होती है। जो फोटो खींचते हैं आंख, जैसे कैमरा मोबाइल में फोटो खींचते हैं, उसी प्रकाश में हमारे आंख में फोटो के कैमरा की तरह काज करता है। बाहर से प्रकाश का कर्निया से अपवर्तित होकर पुतली में होता है, लेंस पर पड़ता है। जैसे पहले बच्चों यहाँ पे कह रहा, जो बाहर से जो प्रकाश रोशनी आती है वो कर्निया से अपवर्तित होकर पुतली में, जो पुतली छोटा जो मछली की दाना होता है, जो आंख की परत जो बीच में, जब सबसे बीच में भारत में जो ब्लैक दिखाई देता है, उसको पुतली के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, लेंस से अपवर्तन के होने के बाद किरणें पर रेटिना पर पड़ती है और वहां के वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद मस्तिष्क में वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए इसका बाद कह रहा है कि आंख के लेंस की शरीयानी पेशियों की तनाव के घटने बढ़ने के कारण उसकी फोकस दूरी परिवर्तित होती है, जिसे हम दूर अर्थात निकट स्थित वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस एग्जाम्पल कर रहा है। अब आगे हम समझेंगे कि आगे हम प्यारे बच्चों अच्छा समझेंगे कि नेट की समझन क्षमता किसको कहते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है आप लोग VVI की यहाँ से प्रश्न को फाइनल एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप यहाँ से आप नोट्स बनाकर आप रेडी तैयार करके आप यहाँ से अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। प्यारे बच्चों समझिए, यहाँ पे हम समझेंगे कि समझन क्षमता किसको कहेंगे, इसका परिभाषा समझेंगे। नेट की आंख की लेंस या नेट की लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसे समंजन कहलाती है। क्या कहलाती है? समंजन कहलाती है। आगे कह रही है कि आंखों द्वारा अपने शरीयानी पेशियों के तनाव को घटा बढ़ा करके अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर निकट या दूर की वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है कि समंजन क्षमता का परिभाषा आप लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे का इंपोर्टेंट प्रश्न है जब कहता है जब हम दूर की वस्तु को देख सकते हैं, मानी हम जब हम दूर की वस्तु को देख सकते हैं तो नेत्रिक की फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब हम दूर वस्तु को हम देख सकते हैं तो हमको आंखों की जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है, तथा निकट की वस्तु को हम देखते हैं तो इसका आंख की जो आंख है मेरा वो नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाती है। जब हम निकट वस्तु को जो निकट वस्तु को हम देखते हैं तो जो हमको आंख की जो फोकस दूरी है वो कम हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे इंपोर्टेंट प्रश्न करता है कि समंजन क्षमता की एक सीमा होती है। समान आंख अलंत से दूरी से 25 सेमी तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। यहाँ पे बता मीटर में नहीं, सेंटीमीटर इंग्लिश में पूछा जाता है, सेंटीमीटर हिंदी में सेमी होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर भी लिख सकता है या 25 सेमीमीटर भी हो सकता है, क्योंकि निकट याद रखना प्यारे बच्चों, जो बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो निकट वस्तु है, जो निकट वस्तु को हम 25 सेंटीमीटर स्पष्ट देख सकते हैं और दूर वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए वो अलंत से देख सकते हैं, क्योंकि दूर वस्तु को अलंत से देखा जाता है और निकट वस्तु को कितने सेंटीमीटर देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आगे समझेंगे हम यहाँ समझेंगे कि दूर बिंदु किसको कहेंगे। यहाँ प्यार से समझना अच्छा से कि दूर बिंदु किसको कहेंगे? वह दूरस्थ बिंदु जहां तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाते हैं। इसका समान नेत्र के लिए दूर बिंदु के अलंत पर होता है। जो दूर बिंदु पर वस्तु को कैसा बनता है, कहाँ देख सकते हैं? जो नेत्र, जो आंख के लिए दूर बिंदु कहाँ बनता है? अलंत पर होता है। आगे समझेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निकट बिंदु। अब निकट बिंदु किसको कहते हैं? वह निकटस्थ बिंदु जहां पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है।
समान नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। निकट बिंदु को 25 सेंटीमीटर होता है, दूर बिंदु को अनंतर होता है। ठीक है, अनंत से देख सकते हैं। आगे समझिए प्यारे बच्चों, चलिए अब आइए दृष्टि दोष। अब दृष्टि दोष के बारे में हम समझेंगे कि दृष्टि दोष होता क्या है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, दृष्टि दोष कहीं कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनने वाली की क्षमता खो देता है, तो ऐसी कमी के दृष्टि दोष कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, दृष्टि दोष इसी प्रकार से कहलाती है। मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, क्योंकि याद रखना प्यारे बच्चों कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं प्यारे बच्चों समझेंगे, 4 प्रकार के कौन कौन होते हैं उसी के बारे में हम समझेंगे आज। चलो पहले पहला होगा निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ना है, दूसरा होगा दूर दृष्टि दोष, तीसरा होगा ज्यादा दूर दृष्टि दोष, चौथा होगा अभिवर्तक हो गया। ठीक है, इसके बारे में परिभाषा समझेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे समझेंगे, अच्छा से समझना कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, इसका परिभाषा समझे कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, या निकट दृष्टि दोष आप क्या समझते हैं। एग्जाम में तो पूछ सकता है कि निकट दृष्टि दोष आप क्या समझते हैं। इसका परिभाषा समझेंगे कि जिस दोष में नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है किंतु दूर वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो निकट दृष्टि दोष कहेगा, तो निकट दृष्टि दोष को वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं और दूर वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकते हैं, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं या निकट दृष्टि दोष कहलाते हैं। इसका कारण क्या है, इसका दोष क्या कारण है, इसका दोष का कारण होती है, इस दोष के कारण है 2 कारण हो सकता है। दृष्टि दोष में 2 कारण हो सकता है। पहला आप देखेंगे, देखिए पहला दोष नेत्र गोला का लंबा हो जाना, अर्थात नेट लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बह जाना, ये होता पहला। दूसरा कारण है नेट लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी का कम हो जाना। ये पर देखिए पहले जो फिगर में दर्शाया गया है कि दूर स्थित वस्तुओं को से आटी किरण इसका फट जाती है और आंखों का अपना दूर बिंदु से ले जाएंगे तो यहाँ पे पतला हो जाता है कि नहीं, पतला हो जाता है कि नहीं होता है। आज यहाँ पे इसका उपचार समझेंगे, उपचार इसका बारे में समझेंगे कि उपचार किसको कहेंगे। यहाँ पे समझेंगे कि उपचार, इस दोष को दूर करने के लिए ऑप्टिकल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ सकते हैं, कहेगा कि निकट वस्तु को दूर करने के लिए कौन लेंस का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना पड़ेगा जो ऑप्टिकल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट वस्तु दोष में, निकट दृष्टि दोष में दूर करने के लिए लेंस का उपयोग किया जाता है, वो ऑप्टिकल लेंस का उपयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों याद रखना प्यारे बच्चों। आगे हम समझेंगे प्यारे बच्चों कि हम दूर दृष्टि दोष के बारे में समझेंगे कि दूर दृष्टि दोष क्या है। क्योंकि जिस दोष में नेत्र दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है किंतु निकट की स्थिति वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, उसे दूर दृष्टि दोष कहलाते हैं। इसका कारण है, इस दोष के 2 कारण हो सकते हैं। पहला हो गया नेत्र गोला का छोटा हो जाना, अर्थात लेंथ लेंस की और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाना। इसका बारे में बताया। इसका उपचार समझेंगे, उपचार के बारे में समझेंगे कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ऑप्टिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखना बच्चों, VVI है, VVI ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। ऑब्जेक्टिव में कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए लेंस का प्रयोग किया जाता है, लेंस का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, तो ऑप्टिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों इसको इंपॉर्टेंट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है VVI क्योंकि इसको याद रखना 2026 में छपने वाला है आप लोगों के लिए, अच्छा से याद रखना। आगे अब प्यारे बच्चों आप समझे तीसरा कि ज्यादा दूरदर्शिता किसे कहेंगे, जिस दोष में नेत्र निकट और दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख नहीं सकते हैं, उसे ज्यादा दूर दृष्टि दोष कहलाते हैं। उसको दूर वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं, मैंने बोला कि जो दूर वस्तु को निकट का और दूर वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकते हैं। इसका कारण क्या है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचलाक कम हो जाने पर सियाली मांसपेशियों के समझना क्षमता घट जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। इससे आंख के निकट के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका उपचार समझेंगे कि इस दोष को दूर करने के लिए बाइफल लेंस का व्यवहार करना पड़ता है। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं VVI। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पूछना है, 1 नंबर में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। कहेगा कि ज्यादा दृष्टि दोष में दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो बाइफल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, जिससे 2 लेंस के एक ही चश्मे में ऊपर नीचे लगा दिया जाता है, ऊपर और नीचे लगा दिया जाते हैं लेंस का चश्मा। 2 लेंस के चश्मा होंगे ऊपर नीचे लगाए जाते हैं। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट समझेंगे प्यारे बच्चों। चौथा में अभिवर्तक किसको कहेंगे, इस दोष में लेंस क्षैतिज
के वस्तुओं को देख सकता है किंतु उदाहरण की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। इसका उच्चार है इसको प्यारे बच्चों याद रखना कि इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए आप लोग की इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ आप लोग का आया है क्योंकि बहुत मोस्ट VVI क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2021 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया, 2013 में आओ पूछे जाते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि 3 नंबर 5 नंबर सवाल आ जाते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इसके बारे में समझेंगे प्यारे बच्चों। जब हम तारों को देखते हैं तो उसकी रोशनी की घटती बहती रहती है जिसे टिमटिमाना कहलाते हैं। जैसे और समझेंगे कि वायुमंडल में ठंडी और गर्म हवाएं हमेशा बहती रहती है। अब जब तारों की किरणों वायुमंडल में पहुंचती है तो वायुमंडल के अपवर्तनांक के कारण मुड़ जाती है, जिसके कारण तारों का प्रकाश थोड़ा समय के लिए कट जाता है, जिसे टिमटिमाना कहते हैं। आगे प्यारे बच्चों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझेंगे कि तारे टिमटिमाते हैं किंतु चंद्रमा तथा ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। क्यों? तारे टिमटिमाता बाकी चंद्रमा और ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि कहता है कि तारों की तुलना में चंद्रमा और ग्रह की पृथ्वी की बहुत निकट है। क्योंकि चंद्रमा और ग्रह पृथ्वी से क्या बहुत निकट है, क्योंकि तारा की जो चंद्रमा और ग्रह होती है वो पृथ्वी की बहुत निकट है। तारों को प्रकाश का लगभग बिंदु स्रोत से समझा जाता है, जबकि चंद्रमा या ग्रह फैला हुआ अर्थात विस्तृत पिंड जैसा प्रतीत होता है। इसलिए चंद्रमा या ग्रह से आती किरण में वायुमंडलीय घटना के कारण हुआ थोड़ा विचलन मूलांक नहीं पाता अर्थात नहीं टिमटिमाते हैं। इसका मतलब ये कह रहा था। आगे हम समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छा से समझेंगे क्योंकि यहाँ पर अच्छा से समझना। यहाँ पर वर्णपट किसको कहते हैं? वर्णपट में जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो 60 रंगों की एक रंगी पट्टी प्राप्त होती है, जिसे अष्टतम या वर्णपट करते हैं। जैसे फिगर में जब यहाँ पर कहता है जब श्वेत प्रकाश के पुंज है, जब यहाँ प्रकाश किरण आती है इसका पेज में जाकर पेज से होकर गुजारा जाता है तो 60 रंग में विभक्त हो जाती है। इसका मतलब नहीं है ना, इस प्रकार से होती है। तो कहती है कि जो कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के बीच विपेक्षण कहलाती है। क्या कहलाती है? विपेक्षण। 60 रंग के प्रकार की होती है। समझिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है VVI, क्योंकि यहीं से हम कह रहे हैं कि फाइनल एग्जाम में आप लोग के यहीं से प्रश्न छपने वाले हैं। क्योंकि वर्ण विपेक्षण किसको कहते हैं उसका बारे में बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है कि वर्ण विपेक्षण किसे कहते हैं। श्वेत प्रकाश को 60 रंगों में विभक्त होने की घटनाओं को वर्ण विपेक्षण कहलाते हैं। क्यों? इतना आसान परिभाषा है क्योंकि श्वेत प्रकाश को 60 रंगों में विभक्त होने की घटनाओं को वर्ण विपेक्षण कहते हैं। अब इसका सर्वप्रथम न्यूटन के प्रिंसिपल से सहायता से अष्टतम प्राप्त किया जा सकता है। आगे पर समझिए कि वर्ण विपेक्षण में सर्वाधिक कम विचलन लाल रंग होता है और सबसे कम विचलन नीले रंग होते हैं। यहाँ पे कम विचलन और सबसे कम यहाँ पे विचलन रंग होते हैं, नीला होते हैं, लाल भी होते हैं और नीले होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और नीले रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। यहाँ पे पूछे जाते हैं कि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक कौन होता है? तो लाल रंग होता है और नीले रंग होती है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों समझेंगे इंद्रधनुष। कहो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इंद्रधनुष से आप क्या समझते हैं? इंद्रधनुष से आप क्या समझते हैं? इंद्रधनुष क्या है? इंद्रधनुष किसे कहते हैं? इंद्रधनुष क्या है? इसका परिभाषा भी आपको एग्जाम में फाइनल एग्जाम में आप लोग के लिए पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों अच्छा से याद रखिएगा क्योंकि आप नोट पॉइंट आप नोट करके रख सकते हैं। इसको आप फाइनली एग्जाम में आप लोग के बेहतर करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझेंगे कि इंद्रधनुष किसको कहेंगे, इसका परिभाषा समझेंगे कि वर्षों के होने के बाद जब सूरज चमकता है और हम सूरज की ओर पीठ करके खड़े हो जाते हैं तो हम कभी कभी आकाश में एक आधवृत्ताकार रंगी पट्टी दिखाई देती है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। आगे देखिए प्यारे बच्चों समझेंगे। देखिए प्यारे बच्चों आ गया कि प्रकाश का प्रकीर्णन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फाइनली एग्जाम में आप लोग की बेहतर कराई जाती है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोग के लिए बेहतर पूछे जाते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसको कहते हैं। प्रकाश का किसी कण पर पकड़कर छिटाने की घटनाओं के प्रकाश के प्रकीर्णन कहलाते हैं। मेरे बच्चों यहाँ पे याद रखना कि जो प्रकाश के कर्ण पर पर्णकर छिटाने की घटनाओं के प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाते हैं। यहाँ पे बहुत VVI क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, याद रखना कि लाल रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे कम है और नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो याद रखना लाल रंग के कहेगा तो सबसे प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे कम होता है, नीले रंग का प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसको याद रखना प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे हम समझेंगे प्यारे बच्चों
कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निम्न को क्लोराइड कहते हैं। जैसे दूध का एक क्लोराइड है जिससे वास्तव के कण के जल में निम्न रहते हैं, इसके स्लाही और रक्त का क्लोराइड के उदाहरण है। आप समझेंगे प्यारे बच्चों कि टिल्डल प्रभाव किसको कहेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, परिभाषा समझना कि टिल्डल प्रभाव क्या है। एग्जाम में पूछेगा कि टिल्डल प्रभाव क्या है या टिल्डल प्रभाव से आप क्या समझते हैं। जब किसी क्लोराइड मिलियन से प्रकाश गुजरता है तो उसमें निम्नलिखित कणों प्रकाशों का प्रकीर्णन कर देते हैं, जिसे टिल्डल प्रभाव कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका बारे में समझेंगे। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस दुनिया और दुधल हो जाता है, तो इस रिश्तों को मोतिया बिंदु पिंड कहते हैं। इसके कारण लेंस की दृष्टि में कमियां पूर्व से दृष्टि की छाया हो जाता है। मोतिया बिंद की सलाह चिकारी के पश्चात दृष्टि के वापस लौटना संभव होता है। अरे बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। VVI जो फाइनल एग्जाम में आप लोग को यहीं से प्रश्न छपने वाला है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, इसका बारे में समझेंगे। इसको प्रश्न के उत्तर हम जवाब देने वाले हैं, आप लोग अच्छा से याद रखिएगा। क्यों कहता है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, तो कहता है आंसर में कि सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उसका वायुमंडल के कारण कणों से प्रकीर्णन होता है। नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, यही प्रकीर्णित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए आकाश नीला प्रतीत होता है। आगे प्यारे बच्चों समझेंगे। यहाँ पे प्रश्न कहता है वो कि एनसीईआरटी बुक से पूछे जाते हैं। हर जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सारे एनसीईआरटी बुक से पूछे जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति या आश्रित यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है, यहाँ पे क्यों काला दिखाई देता है, इसका एग्जाम्पल परिभाषा रखना। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होती है, क्योंकि वायुमंडल ना होने के कारण प्रकीर्णन नहीं होता है। समझिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप समझना बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर कह रहा है आप लोग के लिए कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग का लाल क्यों दिखाई देता है। 2022 में पूछा गया प्यारे बच्चों, 2022 में पूछा है, तो इस बार भी पूछे जाने वाला है, यहीं से प्रश्न आएगा प्यारे बच्चों। समझिए प्यारे बच्चों, समझेंगे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य को अधिक दूरी तय करने पड़ता है और इसके अधिक किरणों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके कारण नीले रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, लेकिन लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। यही कारण कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। देखिए प्यारे बच्चों, इसका एग्जाम्पल देखो। जब सूर्य है तो सूर्य लगभग अर्धव्यस्त में इधर नीले प्रकाश के कम प्रकीर्णन हो रहे हैं और नीले प्रकाश के प्रकीर्णन सूर्य के रात बार प्रतीत हो रही है, हो रही है निकट हो रही है। इसका निकट सूर्य हो रही है कि नहीं हो रहे हैं, इस प्रकार से आप लोग के लिए होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे यहाँ पर कह रहा है कि महत्वपूर्ण के प्रश्न आप लोग के एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोग के लिए अब VVI अवचेती कराने वाले हैं। आप लोग तैयारी जो टेस्ट होगा, अब टेस्ट में कितना आप लोग को याद है आप लोग समझेंगे। देखिए पहला पॉइंट कर रहा है, याद रखना प्यारे बच्चों, 1 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। फाइनल एग्जाम में आपको यहीं से प्रश्न 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आने वाला है प्यारे बच्चों। आप लोग अच्छा से देखना पढ़ना। कहता पहला कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना पर दृष्टि पटल बनता है, मानी प्रतिबिंब जो आंख के रेटिना दृष्टि पटल पर बनता है। आगे कहता है आंखों उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। आंख में कौन सा भांति व्यवहार करता है, तो कहता है उत्तल लेंस करता है। तीसरा पॉइंट है कि पुत्री की साइज को आरिस नियंत्रित करता है। जो पुत्री के आरिस साइज होते हैं, पुत्री की साइज कौन करता है, वो आरिस की नियंत्रित करता है। आगे मंद प्रकाश में पुत्री फैल जाती है। आगे बढ़ी है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है। बच्चों यहाँ पर इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे कहता है कि नेत्र के रंगी भाग आरिस होता है, इसके कारण इसी के रंग से नेत्र का रंग निर्धारित होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है तथा सूर्यास्त के 2 मिनट के बाद तक दिखाई देता है। बच्चों आगे हम समझेंगे लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य के सबसे बड़ा होता है। अब टिल्डल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन परिघटना को प्रदर्शित करता है। अब आगे कि वायुमंडल में लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य को एक स्तंभ में व्यक्त किया जाता है जो लंबाई का मात्रक है। क्या बच्चों, आप लोग को अच्छा से समझाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ प्यारे बच्चों, तो वीडियो पसंद आया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपना दोस्तों के पास शेयर जरूर करना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। कम से कम मानव नेत्र के लिए पूरा चैप्टर खत्म कर दिए। मानव एक चैप्टर कम से कम लगभग खत्म हो गया है। अब यहाँ से आप लोग का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के लिए कमाल करेगा। आप लोग अगर PDF नोट्स लेना चाहते हैं, जिनको भी PDF नोट्स लेना चाहते हैं आप, तो आप हमारे पहले
हमारे एप्लीकेशन पर जाकर प्ले स्टोर पर जाकर साइंस स्मार्ट क्लास से नाम सर्च करके प्ले स्टोर पर जाके ऐप इंस्टॉल कर लो और वहाँ पे अपना इंस्टॉल करके आप वहाँ पे पीडीएफ नोट्स साथ ही आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसलिए जाके हम नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे चौथा वीर धारा। ठीक है, तो कैसा लगा होगा वीडियो, अच्छा लगा होगा तो पसंद लगा होंगे तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, अब ना भूले क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी वीडियो बनाकर हम लाएंगे।